बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वलीद बेग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक को। इससे पहले फ़र्स्ट ईयर में आपके पास जो टेक्स्ट बुक थी उसके 14 चैप्टर्स थे। सेकेंड ईयर में जो बुक आपके पास है ये स्टार्ट होती है चैप्टर नंबर 15 से, जिसका टाइटल है होम्योस्टेसिस, और यहाँ पे आपके पास जो टोटल चैप्टर्स हैं वो 13 हैं। इन 13 चैप्टर्स में से अगर हम डिस्कस करें तो जो वेरी फर्स्ट चैप्टर है वो होम्योस्टेसिस है, और इसी तरह से जो आखिरी चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 27 है। इन चैप्टर्स का आपस में कॉम्बिनेशन किस तरह से है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। दरअसल हमारे पास जो यहाँ पे तरतीब है वो कुछ इस तरह से है लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से कि टोटल जो है वो 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं आपके पेपर में, और इन 5 लॉन्ग क्वेश्चंस में से जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है वो आना है आपका 15-25 में से, यानी एक पार्ट 15 में से, एक 25 में से, एक आना है आपका 16-20 में से, इसी तरह से एक आना है आपका 17-27 में से, एक पार्ट आपका आना है 18-22 में से, और एक पार्ट आपका आना है 19-24 में से। यानी आपके पास कुल 5 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं और आपने उनमें से कोई से 3 सॉल्व करने होंगे। इसके बाद हम स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने चैप्टर नंबर 15 की तरफ और सेकेंड ईयर की बुक के चैप्टर नंबर 1 की तरफ। ये जो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, इसका टाइटल है हमारे पास होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, मैट्रिक में बाकायदा आपने एक चैप्टर पढ़ा है होम्योस्टेसिस के नाम से। इसके अलावा फर्स्ट ईयर में बायोलॉजी की बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है उसके फर्स्ट पेज पे जहाँ पर आपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, वहाँ पर आपने एक लाइन पढ़ी थी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन मेंटेन देयर इंटरनल कंडीशंस, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जानदार हैं, वो तमाम अपने जिस्म के अंदरूनी हालात को, इंटरनल कंडीशंस को बरकरार रख सकते हैं, और इसी चीज़ का नाम क्या है? होम्योस्टेसिस है। तो सबसे पहले तो इस टर्म को, इस टर्मिनोलॉजी को समझते हैं कि लफ्ज़ होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है। दरअसल लफ्ज़ होम्योस्टेसिस जो है वो 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है। एक लफ्ज़ है होम्यो और दूसरा है स्टेसिस। लफ्ज़ होम्यो का मतलब है सेम, एक जैसा, और लफ्ज़ स्टेसिस जो है ये निकला है स्टेट से। स्टेट कहते हैं कंडीशन को, हालत को, यानी जानदारों की ये सलाहियत जिसके ज़रिए से वो अपने जिस्म की अंदरूनी हालत को, इंटरनल कंडीशंस को सेम रखते हैं, एक जैसा रखते हैं, इस सलाहियत को होम्योस्टेसिस का नाम देते हैं। होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन में जाने से पहले 2 टर्म्स को समझना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। एक टर्म है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और एक टर्म है हमारे पास इंटरनल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल और इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट से क्या मुराद है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं जानदार के जिस्म के बाहर के माहौल को या सेल के बाहर के माहौल को। इसी तरह से इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं जानदार के जिस्म की अंदरूनी हालत को। ये दोनों आमतौर पे मुख्तलिफ होती हैं, तब्दील होती रहती हैं। दरअसल होता यह है कि जब किसी जानदार के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, यानी उसके जिस्म के बैरूनी माहौल में तब्दीलियां आती हैं, तो उन तब्दीलियों की वजह से जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, जानदार के जिस्म का अंदरूनी माहौल है, उस माहौल में भी तब्दीलियां आती हैं, और ये तब्दीलियां आमतौर पे जानदार के लिए हार्मफुल होती हैं या नुकसानदेह होती हैं। जानदार क्या स्ट्रेटजी अपनाता है? जानदार इन आने वाली तब्दीलियों के नुकसानात से ख़ुद को बचाता है, और ख़ुद को बचाने के लिए वो जो स्टेप्स लेता है, वो जो एक्टिविटीज़ करता है, वो जो स्ट्रेटजीज़ अपनाता है, उनको हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। सादा तरीन लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि किसी जानदार के माहौल में, बैरूनी माहौल में आने वाली तब्दीलियाँ नुकसानदेह होती हैं। उन नुकसानात से
जानदार को खुद को बचाना जो है वो क्या कहलाता है, होम्योस्टेसिस कहलाता है। इसकी डेफिनेशन की तरफ देखते हैं, चलते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम हार्म्स, हार्म्स कहते हैं नुकसानात को, ऑफ फ्लक्चुएशंस, फ्लक्चुएशंस कहते हैं तब्दीलियों को, इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। प्रोटेक्शन हिफाजत, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट अंदरूनी माहौल की हिफाजत, फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बैरूनी माहौल में आने वाली तब्दीलियों के नुकसानात से, यानी बैरूनी माहौल में जो तब्दीलियां आ रही हैं उनके नुकसानात से एक जानदार का अपने जिस्म के अंदरूनी माहौल की हिफाजत करना क्या कहलाता है, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस की दो डेफिनेशंस हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई हैं और ये दोनों डेफिनेशंस आप मैट्रिक में डिस्कस कर चुके हैं। पहली डेफिनेशन यह है कि ह्यूमन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एग्जाम्पल आपने पहले भी पढ़ी हुई है होम्योस्टेसिस के चैप्टर में, मैट्रिक में, कि जो इंसान के जिस्म का अंदरूनी दर्जा हरारत है इसको बैरूनी माहौल में तब्दीलियां आने के बावजूद 37 डिग्री रखा जाता है। आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ सर्दियाँ होती हैं तो टेम्परेचर जो है वो 5-7 डिग्री तक भी चला जाता है, और इसी तरह से गर्मियों में जो टेम्परेचर है वो 45 से 50 डिग्री तक भी चला जाता है, लेकिन जो ह्यूमन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया जाता है 37 डिग्री पे, उसको बरकरार रखा जाता है। तो ये एक एग्जांपल है हमारे पास किसकी, होम्योस्टेसिस की। क्यों? क्योंकि जो इंटरनल टेम्परेचर है वो क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट है, उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है किससे, बैरूनी माहौल में आने वाली तब्दीलियों से। इसी तरह से हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है, ये एक और मिसाल है होम्योस्टेसिस की। ह्यूमन ब्लड ग्लूकोज लेवल इज मेंटेन एट 1 ग्राम पर लीटर। आप कितना भी ज़्यादा मीठा खाएं या आप मीठा बिल्कुल ना खाएं, भूखे रहें, आपका जो इंटरनल ब्लड ग्लूकोज लेवल है आपकी बॉडी उसको मेंटेन करती है, बरकरार रखती है 1 ग्राम पर लीटर, यानी आपके 1 लीटर ब्लड के अंदर 1 ग्राम ग्लूकोज मौजूद रहता है। ये भी हमारे पास एग्जांपल है होम्योस्टेसिस की। इसमें भी देखिए कि इंटरनल कंडीशन जो है उसको क्या किया जा रहा है, बरकरार रखा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बेटा इंपॉर्टेंस की, कि होम्योस्टेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, बॉडी आखिर क्यों इंटरनल कंडीशंस को प्रोटेक्ट कर रही होती है और कैसे कर रही होती है। होम्योस्टेसिस मेंटेन्स और कीप्स इंटरनल कंडीशंस विद इन द नैरो रेंज एज कंपेयर टू द फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। होम्योस्टेसिस करता क्या है, होम्योस्टेसिस मेंटेन्स, होम्योस्टेसिस बरकरार रखता है किसको, इंटरनल कंडीशंस को, किसी जानदार के जिस्म के अंदरूनी हालात को विद इन द नैरो रेंज, एक खास हद में, एक खास लिमिट में, एज कंपेयर टू दी फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सादा लफ्जों में आप यूं समझ सकते हैं कि बैरूनी माहौल में तब्दीलियां आने के बावजूद होम्योस्टेसिस क्या करता है, जानदार के जिस्म के अंदरूनी माहौल को, इंटरनल इन्वायरमेंट को एक खास रेंज में रखता है। देखिए किसी भी चीज़ को, फिक्स पॉइंट को अचीव करना आसान नहीं होता। अगर ह्यूमन की भी बात करें, जैसे पहले यहाँ पे मैंने तस्करा किया है, एग्जांपल दी है आपको कि होम्योस्टेसिस में क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को, इंटरनल टेम्परेचर को 37 डिग्री पर मेंटेन किया जाता है, बरकरार रखने की कोशिश की जाती है और 37 डिग्री रखा भी जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंटरनल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज ऑलवेज 37, हमेशा 37 नहीं होता। क्यों? इसमें फ्लक्चुएशंस आती हैं। जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है उसके लिए भी एक रेंज मौजूद है, अगर वो कम हो तो वो कम से कम 36 हो सकता है, अगर वो बढ़ने लग जाए तो 38 होता है। बॉडी का क्या काम है, ये एक रेंज हमारे पास है कि 36 से वो नीचे नहीं जा सकता, वो डैमेजिंग होगा, नुकसानदेह, और 38 से ऊपर नहीं जा सकता। तो बॉडी क्या करती है, ह्यूमन बॉडी वो कोशिश करती है कि इन दोनों लोअर लिमिट और अपर लिमिट, यानी कम से कम और ज्यादा से ज्यादा के दरमियान जो है वो एक फिक्स पॉइंट उसने बना लिया, या उसने एक कह लें औसत बना ली है। वो औसत कितनी है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। वो इस औसत के ऊपर जो है टेम्परेचर को बरकरार रखने की कोशिश करती है। अगर टेम्परेचर 37 से कम होता है तो बॉडी उसको बढ़ाने की कोशिश करती है, अगर 37 से बढ़ जाता है तो उसको कम करने की कोशिश करती है। अच्छा, मैं बात कर रहा था रेंज की। दरअसल होम्योस्टेसिस क्या करता है
इंटरनल कंडीशंस को एक खास हद में रखता है। फिक्स पॉइंट को अचीव करना पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर हमेशा ही 37 डिग्री रहे। अब इसकी एक एग्जांपल यूं ले लीजिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपने यहां पे एम करना है, निशाना लगाना है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बड़ा मुश्किल काम है फिक्स पॉइंट पे निशाना लगाना। लेकिन अगर मैं आपको एक रेंज दे दूं, मैं कहता हूं कि आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान कहीं भी निशाना लगाना है, तो क्या होगा, आपके लिए काम आसान हो जाएगा। तो इसीलिए रेंज को अचीव करना क्या है, आसान है बनिस्बत किसी फिक्स पॉइंट के। होम्योस्टेसिस ने क्या है कि जो इंटरनल कंडीशंस थी उनको एक खास हद में बरकरार रखता है। वो अपने फिक्स पॉइंट पर नहीं है, वो नीचे की जानिब भी जा सकती हैं और फिक्स पॉइंट से ऑप्टिमम पॉइंट से बढ़ भी सकती हैं, लेकिन वो होम्योस्टेसिस की वजह से वापस उसी फिक्स पॉइंट की तरफ आ जाती हैं या ऑप्टिमम पॉइंट की तरफ आ जाती हैं। इसके एक एग्जांपल और भी आप ले सकते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये चैप्टर नंबर 1 में से मैं आपसे कहीं से भी जो है कोई टेस्ट ले लूंगा तो ये आपके लिए मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं अगर आपसे कहूं कि मैं आपका एक चैप्टर का टेस्ट लूंगा तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक रेंज दे दूं कि चैप्टर के इस पोर्शन से यहां तक टेस्ट लूंगा तो ये आपके लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। चीजें रेंज में हमेशा क्या होती हैं, आसान होती हैं। होम्योस्टेसिस की अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें, ड्यूरिंग द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ईच ऑर्गेनिज्म एज्यूम्ड और सेट अप स्पेसिफिक सेट ऑफ इंटरनल कंडीशंस। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, एवोल्यूशन के बारे में आपको ऑलरेडी आइडिया है कि एवोल्यूशन क्या है। तब्दीलियों का ऐसा सिलसिला है जिसके ज़रिए से जो जानदार थे वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ उनमें तब्दीलियाँ आईं और वो सादा से पेचीदा होते गए। तो हर जानदार की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, उसके एंसेस्टर्स हैं, आबा अजदाद हैं। जैसा वो आज है माजी में ऐसा नहीं था, तब्दीलियाँ आने की वजह से वो चेंज हुआ है, बदला है। तो हर जानदार ने एवोल्यूशन के दौरान, जब एवोल्यूशन हो रही थी, उसके अंदर तब्दीलियाँ आ रही थी, एज्यूम्ड इख्तियार किया और सेटअप तय कर लिया, फिक्स कर लिया स्पेसिफिक सेटअप या स्पेसिफिक सेट ऑफ इंटरनल कंडीशंस। अंदरूनी इंटरनल कंडीशंस का सेट फिक्स कर लिया, ये तय कर लिया कि उसके जिस्म की अंदरूनी खुसूसियात, अंदरूनी हालात कैसी होंगी। मिसाल के तौर पे उसने तय कर लिया कि उसका बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर वाटर की अमाउंट क्या होगी, सॉल्यूट्स की अमाउंट क्या होगी, उसकी बॉडी में जो सॉल्यूशंस हैं उनकी पीएच क्या होगी। उसने एवोल्यूशन के दौरान खुद को आसानी देने के लिए क्या किया, अपनी इंटरनल कंडीशंस को एक्सटर्नल कंडीशंस के हवाले से फिक्स कर लिया कि उसकी इंटरनल कंडीशंस ये होंगी। फिक्स क्यों किया, ताकि उनको अचीव करना क्या हो, आसान हो जाए। दोज इंटरनल कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर देम। और ये इंटरनल कंडीशंस जो जानदार ने एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के दौरान तय की अपने लिए उनको फिक्स कर दिया, वो क्या होती हैं, जानदार के लिए फेवरेबल होती हैं। मिसाल के तौर पे ह्यूमन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री और ह्यूमन की बॉडी में जितने भी एंजाइम्स काम करते हैं उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री। ह्यूमन ने क्या किया, अपने एंजाइम्स को फैसिलिटेट करने के लिए, अपनी बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को अच्छे अंदाज में चलाते रहने के लिए अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को 37 रखा, ठीक है। इसके बाद बेटा बात करते हैं कि इंटरनल इन्वायरमेंट के वो कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन से अज्जा हैं, कौन से पार्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं जब बैरूनी माहौल में फ्लक्चुएशंस आती हैं या तब्दीलियाँ आती हैं। मोस्ट ससेप्टेबल कहते हैं हसास को, कंपोनेंट्स कहते हैं अज्जा को। इंटरनल इन्वायरमेंट अंदरूनी माहौल, यानी अंदरूनी माहौल के वो कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन सी वो कंडीशंस हैं जो बैरूनी माहौल में आने वाली तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर होती हैं। तो वो 3 कंपोनेंट्स हैं बेटा हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास वाटर है जिसमें पानी की मिकदार, फिर सॉल्यूट्स हैं, सॉल्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, और फिर टेम्परेचर है, हरारत है। ये 3 वो कंपोनेंट्स हैं जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बैरूनी माहौल में आने वाली तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं, ठीक है, बदलते हैं। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कि व्हाट आर द मोस्ट ससेप्टेबल कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है। इसके बाद बेटा बात करते हैं होम्योस्टेसिस की टाइप्स की। होम्योस्टेसिस को हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, यू कैन से टाइप्स, यू कैन से कैटेगरीज, ठीक है। तो सबसे पहली कैटेगरी जो हमारे पास आ जाती है दैट इज द ऑस्मो रेगुलेशन।
ऑस्मोरेगुलेशन क्या चीज़ है, ऑस्मोरेगुलेशन की क्या डेफिनेशन है? दरअसल जानदार के जिस्म के अंदर बैरूनी माहौल के मुकाबले में या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मुकाबले में जो वाटर और सॉल्ट्स हैं, सॉल्यूट्स हैं, पानी और नमकियात हैं, उनको एक ख़ास हद में रखा जाता है। ना उस हद से बढ़ने दिया जाता है, ना उससे कम होने दिया जाता है। अगर वाटर या सॉल्ट्स में से कोई भी चीज़ इंटरनल बॉडी में ज़्यादा हो तो उसे एलिमिनेट किया जाता है, अगर कम हो तो उसे इनटेक किया जाता है, बॉडी के अंदर जज किया जाता है, बॉडी उसको हासिल करती है, एक्वायर करती है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट बैलेंस इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बैरूनी माहौल के मुकाबले में जानदार के जिस्म के अंदर वाटर और सॉल्यूट्स का बैलेंस रखना, उनको एक खास हद में रखना, तवाजुन में रखना, एक खास लिमिट में रखना, क्या कहलाता है? ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। ऑस्मो रेगुलेशन की कई एग्जांपल्स हैं। आप ऑस्मो रेगुलेशन इन ह्यूमंस को अगर देख लें, ह्यूमंस के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन मुसलसल हो रही होती है। आप देखिए, ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन हमारी स्किन का है। हमारी स्किन जो है वो मुसलसल वाटर को क्या करती है? एलिमिनेट करती है, सॉल्ट्स को एलिमिनेट करती है। क्यों? जब भी जिस्म के अंदर वाटर की एक्सेस हो जाती है, पानी इजाफी हो जाता है, उसको ख़ास हद में वापस लाने के लिए क्या करते हैं? बॉडी स्किन के ज़रिए से वाटर को रिलीज आउट करती है। पर्सपायरेशन के दौरान पसीना जब आता है आपको, इसी तरह से पर्सपायरेशन के साथ, पसीने के साथ बॉडी से सॉल्ट्स जो है वो रिलीज किए जाते हैं। किडनी जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, साथ ही साथ वो ऑस्मो रेगुलेशन में भी रोल प्ले कर रही होती है। किडनी यूरिन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है और यूरिन के ज़रिए जो है वाटर और सॉल्ट्स को बैलेंस में रखा जा रहा होता है। गर्मियों में जब आप फास्टिंग कर रहे होते हैं, रोज़ा रख रहे होते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि यूरिनेशन बहुत कम होती है, क्योंकि आपके जिस्म में पानी की कमी होती है और पानी को बचा के रखना होता है जिस्म ने। तो इस मकसद के लिए क्या किया जाता है? वाटर को बॉडी कंजर्व करती है, बचा के रखती है, महफूज रखती है, ताकि फ्यूचर में उसका यूज़ हो सके। तो इसी वजह से जो यूरिनेशन है, पेशाब का आना, वो बहुत कम होता है। अगर यूरिनेशन हो भी तो यूरिन आपका क्या होता है? स्मॉल इन क्वांटिटी होता है, बहुत थोड़ा सा होता है, थोड़ी मिकदार में, और बहुत ज़्यादा डार्क इन कलर होता है, येलोइश होता है। स्मॉल इन क्वांटिटी ये शो करता है कि वाटर को बचा लिया गया है, बचाया जा रहा है, पानी के खराज को कम किया जा रहा है। और कलर उसका ज़्यादा इसलिए डार्क होता है कि उसमें सॉल्ट्स की मिकदार ज़्यादा होती है। इसके बरक्स जब आप पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं तो आपको यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा जो वाटर होता है उसको बॉडी से एलिमिनेट किया जा रहा होता है, निकाला जा रहा होता है। इसी तरह से जब आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो यूरिनेशन ज़्यादा होती है, यूरिन का कलर जो है वो जो है लेस डार्कर होता है, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि उसमें पानी ज़्यादा होता है और सॉल्ट्स कम होते हैं। इसके बाद जो सेकंड टाइप है हमारे पास होम्योस्टेसिस की, वो हमारे पास थर्मो रेगुलेशन है। नाम से ही जाहिर है, लफ्ज़ थर्मो का मतलब है टेम्परेचर और रेगुलेशन का मतलब है मेंटेनेंस। थर्मो रेगुलेशन का मतलब है जानदार के जिस्म के अंदरूनी दर्जा हरारत को एक ख़ास हद में रखना, टॉलरेबल रेंज में रखना, काबिल बर्दाश्त हद में रखना। तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन द टॉलरेबल रेंज इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। किसी जानदार के जिस्म के अंदरूनी दर्जा हरारत को ख़ास हद में रखना क्या कहलाता है? थर्मो रेगुलेशन। टॉलरेबल रेंज का क्या मतलब है? टॉलरेबल रेंज का मतलब है मुनासिब हद में रखना, यानी ऐसी हद में रखना कि वो उसके लिए नुकसानदेह ना हो। जैसे अभी हमने डिस्कस किया ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की रेंज को, कि आमतौर पे जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है उसकी क्या रेंज है? वो 36 से 38 है। यानी अगर वो फिक्स पॉइंट 37 से नीचे चला जाए तो वो 36 से नीचे नहीं जाता, और अगर बढ़ जाए तो वो 38 से नहीं बढ़ता। थर्मो रेगुलेशन की इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हमने एक पॉइंट में डिस्कस की, कि आपको पता है कि जितने भी एंजाइम्स हैं जो केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं वो तमाम ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं। तो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें होने वाले जितने भी एंजाइम्स हैं उनमें काम करने वाले, उन तमाम का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कितना है? 37 डिग्री। इसीलिए ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना क्या है? बहुत ज़रूरी है। तो एग्जाम्पल भी हमारे पास लिखी हुई है इसकी, 37 डिग्री सेंटीग्रेड इन द ह्यूमन बॉडी। इसके बाद थर्ड जो कैटेगरी है वो एक्सक्रीशन है। दरअसल हमारी बॉडी के अंदर बहुत से केमिकल रिएक्शंस होते हैं
बहुत से प्रोसेसेस होते हैं, इन केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में, इन प्रोसेसेस के नतीजे में जिस्म में बहुत से बेकार और फालतू मादे पैदा होते हैं, और ऐसे मादे भी पैदा होते हैं, ऐसे बेकार मादे, ऐसे वेस्ट मटेरियल जिनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है। ऐसे फाजिल मादे, ऐसे वेस्ट मटेरियल जिनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है, उनको हम आमतौर पे नाइट्रोजिनस वेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट की हमारे पास क्या एग्जांपल है? यूरिया है, अमोनिया है और यूरिक एसिड है। तो ये सारे के सारे ऐसे बेकार मादे हैं, फाजिल मादे हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है, और नाइट्रोजन पर मुश्तमिल फाजिल मादे जिनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद हो उनको नाइट्रोजिनस मादे कहते हैं। और अगर ये नाइट्रोजिनस मादे जिस्म के अंदर इकट्ठे होते रहें, स्टोर होते रहें, तो ये बॉडी के लिए क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं, डेंजरस होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए इनको एलिमिनेट करना ज़रूरी है, और इन नाइट्रोजिनस मादों को जिस्म से खारिज करना, एलिमिनेट करना जो है वो क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। लफ्ज़ एक्सक्रीशन का जो लफ्ज़ी मतलब है वो ही इखराज है। तो एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल, हार्मफुल कहते हैं नुकसानदेह को, एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजिनस वेस्ट लाइक यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। जिस्म से फाजिल मादों को, नाइट्रोजन पर मुश्तमिल फाजिल मादों को खारिज करना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। तो ये तीन कैटेगरीज हैं, किसकी भला? होम्योस्टेसिस की। अगर एक्सक्रीशन की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी एक्सक्रीशन हो रही है, ठीक है। आपकी जो किडनी है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये यूरिन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। यूरिया जो है, यूरिन के अंदर जो है वो यूरिया रिलीज होती है जो कि नाइट्रोजिनस वेस्ट है। इसके अलावा अगर बात करें तो ज़्यादातर जो बर्ड्स हैं, परिंदे और रेप्टाइल्स हैं, उनके अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल है वो यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड उनमें पैलेट्स की सूरत में, छोटी छोटी गोलियों की सूरत में खारिज होता है। इसी तरह से ज़्यादातर जो इक्वेटिक एनिमल्स हैं, पानी में रहने वाले जो जानदार हैं, आबी जानदार हैं, उनके अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो अमोनिया होता है। अमोनिया जो है वो गैस की सूरत में रिलीज़ होता है। और इन तमाम नाइट्रोजिनस वेस्ट में जो मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो अमोनिया है। अमोनिया को बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए जो अमोनिया है वो ज़्यादातर नाइट्रोजिनस वेस्ट इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का होता है, क्योंकि उनको वाटर जो है वो फ्रीक्वेंटली अवेलेबल होता है, काफ़ी ज़्यादा मिकदार में उनको मुहैया होता है, मैसर होता है। यूरिक एसिड जो है वो फिर लेस टॉक्सिक है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया, और फिर जो यूरिया है वो दोनों से जो है वो लेस टॉक्सिक है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आज का हमारा जो है वो टॉपिक है। इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं या इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले होम्योस्टेसिस है। होम्योस्टेसिस की डेफिनीशन आपसे पूछी जा सकती है। 2 नंबर की डेफिनीशन में आपने बताना है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसके बाद आपसे इसकी एग्जांपल पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो इसके अलावा डेफिनेशन में ये भी आ जाता है कि होम्योस्टेसिस इज द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट। तो आपने टिक करना है इंटरनल इन्वायरमेंट को। अच्छा जी, एग्जांपल्स के अलावा आपसे बेटा इसकी इंपॉर्टेंस को पूछा जा सकता है कि जो होम्योस्टेसिस है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो आपने इंपॉर्टेंस में बताना है कि होम्योस्टेसिस की जो इंपॉर्टेंस है वो इस हवाले से है कि ये इंटरनल कंडीशंस को, अंदरूनी कैफियत को एक ख़ास हद में रखता है, उस हद से ना बढ़ने देता है ना उससे कम होने देता है। और ऐसा करने के पीछे मकसद ये होता है कि बैरूनी माहौल में आने वाली जो तब्दीलियां हैं, जो चेंजेस हैं, उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स से बॉडी को बचाया जा सके। एक्सप्लेनेशन में आप ये लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंस में भी ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के दौरान हर जानदार ने क्या किया, जो इंटरनल उसकी कंडीशंस थी उनको फिक्स कर लिया। During the evolutionary history, each organism assumed or set up the specific set of internal conditions. हर जानदार ने इंटरनल कंडीशंस को फिक्स कर लिया, और फिक्स करने का मकसद था कि उन्हें फ्यूचर में अचीव करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। इसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द मोस्ट ससेप्टेबल कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। तो आपने ये 3 मेंशन करने हैं। इसके अलावा आपसे जो है वो इसकी कैटेगरीज में से भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि व्हाट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या चीज़ है, इसको आपने डिफाइन करना है। थर्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा जो है एक्सक्रीशन की डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। स्टूडेंट, ये आज का हमारा लेक्चर था। बाकी जो है इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।